Hello dear students, how are you? In last lecture, we have started to find the domain, range and period of the trigonometric functions. This is one of the important part from the trigonometry, जहाँ पे हम functions बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने sin x और cos x ये दो फंक्शन का डोमेन, रेंज और पीरियड समझाया था. जैसे कि मैंने डोमेन ऑफ साइन एक्स कहते समय उसकी डेफिनेशन यूज की थी. जैसे साइन थीटा के लिए हमने कहा था कि साइन थीटा की डेफिनेशन होती है y बाय आर. डोमेन डिसाइड करना यानी थीटा की वैल्यू, यानी साइन थीटा की वैल्यू किस थीटा के लिए एग्जिस्टेबल होती है. तो यहां पे हमें ऐसा देखा कि r ये डिस्टेंस है, इसलिए ये जीरो कभी नहीं हो सकता. और अगर r जीरो कभी नहीं हो सकता तो y बाय आर की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कभी नहीं हो सकती. यानी किसी भी थीटा के लिए y बाय आर ये वैल्यू एग्जिस्टेबल है. और एग्जिस्टेबल है यानी हम थीटा के लिए डोमेन लेके जाते हैं थीटा बिलोंग्स टू r. तो फंक्शन जब y इज इक्वल टू साइन एक्स रहेगा तब हमने कहा कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि y की वैल्यू के लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. लेकिन r की वैल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन है. r ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और वो जीरो या नेगेटिव कभी नहीं रहेगा. तो इसलिए हमने कहा कि इसकी जो आने वाली वैल्यू है वो, अब इसमें y और r में रिलेशन देखा था कि मॉड ऑफ y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू r. यानी y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा r इतनी है, उससे कम. यानी y बाय r की वैल्यू ये है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 1. यानी इसकी वैल्यू -1 से ज्यादा और 1 से कम ऐसी रहती है. यानी इसकी वैल्यू, इसलिए हमने इसके रेंज को क्या कहा था, साइन थीटा की रेंज हमने लिखी थी -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1. यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 के बीच में. मैं रिवाइज कर रहा हूं ये फिर से आपको, क्योंकि ये वाले पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आए. वैसे हमने कॉस थीटा के लिए देखा था. कॉस थीटा में डेफिनेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है. कॉस थीटा में ये आएगा x बाय आर. y और r में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां x और r में रहते हैं कि किसी भी r के वैल्यू के लिए किसी भी r के वैल्यू के लिए x अपॉन r ये जो रेशियो है हमेशा एग्जिस्ट होने वाला है. इसलिए हमने थीटा को लिखा, किसी भी थीटा के लिए ये cos थीटा ऑलवेज एग्जिस्ट है. तो इसलिए हमने इसका डोमेन लिया थीटा बिलोंग्स टू r. और इसकी रेंज के बारे में फिर से यही रिलेशन आएगा कि mod x इज लेस देन और इक्वल टू r. तो इसकी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है. तो हम रेंज के हिसाब से इसको लिखा -1 to 1. इनके ग्राफ्स हमने देखे थे. दोनों के ग्राफ वेव लाइक स्ट्रक्चर है और जिनकी जो वैल्यू है cos थीटा और sin थीटा की -1 to 1 के बीच में है. लेकिन ये वैल्यू आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 पाई पीरियड के बाद फिर से ग्राफ वही पोजीशन देता है या वैल्यूज फिर से रिपीट होना चालू होते हैं. इसलिए sin थीटा और cos थीटा यानी sin x और cos x दोनों का पीरियड 2 पाई का है, ऐसा हमने कहा था. अब आगे देखेंगे फॉर tan x. 6 के 6 फंक्शंस हमें देखने हैं. अब tan x के बारे में अगर हम सोचते हैं तो थोड़ा सा, जब भी कोई भी एंगल थीटा लेते हैं हम, कोई भी हो एंगल, ये थीटा एंगल दिया और यहां पे एक पॉइंट लिया p x, y whose distance from origin is r.
तो इस एंगल के बारे में जब हम tan थीटा लिखते हैं तो हम लिखते हैं y/x, और स्पेशली लिखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन में हमने सीखा है कि tan थीटा हमेशा y/x होता है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब भी x 0 रहेगा तो इस tan थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। यानी x 0 कहां रहेगा? अब समझो ये एंगल थीटा जो है इसकी टर्मिनल आर्म इस जगह से अगर ये y एक्सिस पर होती थी, यहां पे होती थी, यानी थीटा एंगल इतना ही होता, तो टर्मिनल आर्म यहां होती थी, और इस पे हम कोई भी पॉइंट ले लो तो इसका कोऑर्डिनेट्स आएगा 0, y के फॉर्मेट में, यानी यहां पे x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा? 0। यानी इतना याद रखना है, जब भी एंगल की टर्मिनल आर्म y एक्सिस पर होती है उस एंगल के लिए tan रेशियो कभी एग्जिस्ट नहीं होता। ये लास्ट 1 मिनट आप फिर से रिवाइज करके देखिए। जब भी थीटा की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कहेंगे हम, जिसकी टर्मिनल आर्म कहां आती है? y एक्सिस पर आती है। फिर y एक्सिस पर टर्मिनल आर्म कौन से एंगल की आएगी? 90 डिग्री की आएगी, -90 डिग्री की आएगी, यहां पे 450 डिग्री की आएगी, माइनस यहां पे 270 डिग्री आएगा, -450 डिग्री आएगा, -270 डिग्री आएगा। ठीक है, जो भी और मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री यानी उसे π/2 कहते हैं हम रेडियन मेजर में, तो और मल्टीपल्स ऑफ π/2 ये जो है इसके लिए tan थीटा कभी एग्जिस्ट नहीं होता। इसलिए हम जब भी इसके डोमेन के बारे में सोचते हैं तो डोमेन यानी x की वैल्यू, तो डोमेन में हम ऐसा लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस और π/2s 2n-1 π/2 where n belongs to r, n belongs to r। यानी किसी भी या 2n-1 क्या होता है? ये 2n-1 always gives us the or quantity। 2n-1 में where n belongs to integer, किसी भी इंटीजर की वैल्यू यहां n की जगह पे डालो, ये जो ब्रैकेट है वो हमेशा ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ऑड नंबर इनटू π/2 इट्स टर्मिनल आर्म ऑलवेज लाइज ऑन y एक्सिस, ये हमेशा y एक्सिस पर है। इसलिए हम ये डोमेन याद रखो कि tan x की वैल्यू निकालते समय x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ और मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं डाल सकते, वहां पे वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं होती। जैसे आपने 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखा था, वैल्यूज का टेबल, उसमें tan 90 के आगे आपने नॉट डिफाइंड लिखा था। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के लिए या -90 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए, -270 डिग्री के लिए ये tan रेशियो एग्जिस्ट नहीं होता, उसकी वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द डोमेन। अब रेंज के बारे में जब सोचते हैं तो y और x के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, यानी इट इज डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में x और y कहीं पर भी प्लस प्लस है तो ये पॉजिटिव आ सकता है, प्लस माइनस है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। अगर x बहुत ही छोटा है, x बहुत ही छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर जितना छोटा होते जाएगा। अब x छोटा है यानी जो टर्मिनल आर्म है दैट इज वेरी क्लोजर टू y एक्सिस, y एक्सिस के जितने क्लोजर होगी टर्मिनल आर्म, ठीक है, यानी एंगल की टर्मिनल आर्म जब भी y एक्सिस के मोर क्लोजर जाएंगी तब tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, और y की वैल्यू जितनी भी छोटी और x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी ही tan थीटा की वैल्यू छोटी होती जाएगी। y जितना छोटा उतनी tan थीटा की वैल्यू बड़ी, और x जितना छोटा y जितना छोटा उतनी tan थीटा की वैल्यू छोटी, और x जितना छोटा उतनी ही tan थीटा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी।
ठीक है, ये याद रखना है। यानी tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स और वाई सेम भी हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेंट में हमने अगर 45 डिग्री का एंगल लिया तो एवरी पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ 45 डिग्री उसके टर्मिनल आर्म का जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर होगा, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम होगी। तो याद रखो tan थीटा जो है इसकी जो रेंज लिखते हैं हम, दैट इज y बिलोंग्स टू r। y यानी कौन? tan x बिलोंग्स टू r। रेंज के बारे में याद रखो, रेंज याद रखो, tan x बिलोंग्स टू r, या इसे अलग इसमें ऐसा भी लिखा जाता है tan थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यानी tan थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, tan थीटा की वैल्यू के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और उसका डोमेन क्या है? डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं इसके पीरियड और ग्राफ के लिए। अब इसका जो ग्राफ है, ग्राफ के लिए हमें बनाना पड़ता है एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हम क्या करते हैं? इसके वैल्यूज निकालते हैं, यानी x की वैल्यू लेना है, यहां पे x, y इज इक्वल टू tan x लिखा है, और फिर यहां पे हम उसके लिए जो पॉइंट है वो पॉइंट प्लॉट करते हैं। अब x की वैल्यू जब 0 होगी तो हमें पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है, अरे 0,0। x की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 कहेंगे हम इसको, यानी पॉइंट मिलेगा पाई बाय 4,1। x की वैल्यू हम जब -45 डिग्री लेते हैं तो ये -1 आएगा, यानी -पाई बाय 4, -1, यानी x जब निगेटिव होगा तब tan भी निगेटिव होगा। tan की वैल्यू यहां पर when थीटा या एंगल 45 डिग्री जब लेस देन 90 डिग्री है। अब देखो समझो 60 डिग्री वैल्यू है तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। याद करो पाई बाय 3 √3 यानी कितना? नियर अबाउट √3 यानी 1.732। आपने ये कभी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे जब जाते हैं, जैसे 90 डिग्री की तरफ, तो 90 डिग्री के लिए ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। 90 डिग्री के लिए हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इतना काफी है हमें इसका एक स्ट्रक्चर समझ आने के लिए। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर पहला पॉइंट है 0,0 का, यहां आएगा पॉइंट 0,0 का, फिर उसके बाद 45 डिग्री, यानी यहां पे होगा 45 डिग्री। ये जैसे मैंने एक्स एक्सिस पर स्केल ली है 0, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, यानी 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। तो 45 डिग्री यहाँ सेंटर पे होगा कहीं, और तब वैल्यू 1 होती है, यानी ये पॉइंट यहां पे प्लॉट होगा। लेकिन -45 जब यहां पे है तो इसकी वैल्यू -1 है, यानी ये वाली वैल्यू। अब 60 डिग्री यानी इसके आगे पाई बाय 3 के लिए 1.732, यानी काफी ऊपर 2 के करीब गई है, यहां पे होगा वो पॉइंट। माइनस अगर लिया -60 डिग्री तो वो पॉइंट -60 डिग्री के लिए यहां पर आएगा 1.732। तो क्या हो रहा है, हम अगर सोचें तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग पोजीशन। और जैसे जैसे ये पाई बाय 2 के करीब जाएगा तो उसे इंफिनिटी कहा, इसको टच नहीं करना है, लेकिन इंफिनिटी यानी ये वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं। और इधर जब जैसे ही हम इधर ये साइड में आ रहे हैं तो ये वैल्यूज क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी निगेटिव में, लेकिन माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं।
यानी ये जो -π/2 टू π/2 की इंटरवल है, इस इंटरवल में tan x के वैल्यूज हमें -∞ से लेके इंफिनिटी तक सभी वैल्यूज मिल रहे हैं। अब 0 to 90 का क्वाड्रेंट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। जब एंगल को रोटेट करते हैं हम 0 to 90 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेट अगर इसको किया तो हमें पता है कि इसके वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसके वैल्यूज गए, ठीक है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 0 to -90 यानी ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 0 to -90 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। जब एंगल का रोटेशन देखते हैं 0 to -90, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके वैल्यूज नेगेटिव होते हैं, यानी इधर आए नेगेटिव वैल्यू 0 to -90 के बीच में, यानी इसका ग्राफ डाउन द एक्स एक्सिस गया और यहाँ पे अबव द एक्स एक्सिस। वैसे ही हम जब 180 डिग्री के लिए सोचते हैं तो 180 डिग्री के लिए tan की वैल्यू फिर से 0 होती है 180 डिग्री के लिए। लेकिन हमें पता है कि π/2 टू π इसका क्वाड्रेंट यानी 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 से 270 का जो थर्ड क्वाड्रेंट है। और tan की अगर बात करें तो सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में वो पॉजिटिव होता है, यानी इसके आगे के वैल्यूज, यहां तक इसके वैल्यूज पॉजिटिव हो गए और इसके पीछे इसके वैल्यूज नेगेटिव होंगे। वैसे हम इसके आगे जाते हैं तो इधर ये पॉजिटिव होंगे और इधर ये नेगेटिव होंगे। यहां पे भी -π के लिए इसकी वैल्यू 0 है, इसके राइट साइड में ये पॉजिटिव वैल्यूज क्रिएट करेगा, इसके लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव वैल्यूज क्रिएट करेगा। फिर 2π के लिए ये 0 होगा, इसके राइट साइड में ये पॉजिटिव वैल्यूज क्रिएट करेगा, इसके लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव वैल्यूज क्रिएट करेगा। तो आपको इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना है कि tan x का जो ग्राफ होता है ये ऐसा फॉर्मेट हमेशा आपको देगा, यानी जो पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू 0 है उसके राइट साइड में वो इंक्रीजिंग होगा तो लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग होगा, नीचे जा रहा है। और इसके पूरे वैल्यूज हमें कितने इंटरवल में मिल रहे हैं, -π/2 टू π, इस इंटरवल को हम पाई इतनी इंटरवल बोलते हैं। अगर काउंट किया यहां से यहां तक कितने डिग्री होते हैं तो वो 180 डिग्री का मेजर होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का इंटरवल है, इसलिए हम इसका जो पीरियड लिखते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन पीरियोडिक है क्योंकि कुछ इंटरवल के बाद tan x के वैल्यूज सेम उसी तरीके से आना चालू हो गया, इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड पाई का पीरियड कहा जाता है, 180 डिग्री का पीरियड कहा जाता है। समझ में आया? ये जो वीडियो है और इसके पहला वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट अंडरस्टूड होने के लिए इनको आपको बार बार देखना है, ठीक है। अब tan x के बाद आता है cot x। tan x और cot x दोनों नियर अबाउट सेम है अंडरस्टैंडिंग में। जैसे हम पहले डेफिनेशन की तरफ सोचते हैं तो किसी भी एंगल थीटा के लिए जब हम इसके टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x, y, whose distance from origin is r, तो इस थीटा के लिए हम cot थीटा एक्सप्लेन करते हैं x by y, यानी which is reciprocal of cot थीटा where y is not equal to 0, यानी y की वैल्यू जब 0 आएगी तो cot थीटा एग्जिस्ट नहीं होगा, cot की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती। y की वैल्यू जब 0 आती है तो cot की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, cot की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती। कब होती है y की वैल्यू 0? तो जब एंगल की टर्मिनल आर्म कहां पर आएगी, एक्स एक्सिस पर आएगी, यानी एक्स एक्सिस पर आएगी, यानी एंगल का मेजर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा या -180 डिग्री होगा या -360 डिग्री होगा। ये सभी एंगल्स के लिए tan cot की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, यानी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज। 180 डिग्री के मल्टीपल है ये, 180 -180 360 -360 ऐड सो सॉरी। तो
इसके डोमेन के बारे में हम क्या कहेंगे, तो y की वैल्यू जहां पर भी 0 है ये इसके डोमेन में नहीं आएगा, यानी डोमेन रहेगा x बिलोंग्स टू, यानी x की वैल्यू दैट इज r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू r माइनस n पाई, यानी पूरा सेट आएगा ये n पाई वाला, r माइनस सेट ऑफ n पाई, यानी जितने भी वैल्यूज आएंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, यानी 180 के मल्टीपल, ये इसके डोमेन में नहीं आएगा इतना। बाकी सभी वैल्यूज हम cot थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ले सकते हैं। अब x और y के बारे में वही रिलेशन, y बाय x हो या x बाय y हो, दोनों के वैल्यूज सेम ही आने वाले हैं। जहां y बाय x स्मॉलर होगा वहां x बाय y ग्रेटर होगा, और जहां x बाय y ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, वहां y बाय x की वैल्यू ग्रेटर होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो रेंज के बारे में फिर से हम यहां पे लिखेंगे कि y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, छोटी, बड़ी, कितनी भी बड़ी, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं cot x always belongs to r, इसका रेंज ये होगा, या हम कहते हैं cot x belongs to the open interval minus infinity to infinity। ये हो गया डोमेन एंड रेंज। तो जैसे हमने कल के लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में देखा था कि डोमेन और रेंज साइन और कॉस की सेम है, साइन और कॉस की सेम डोमेन और रेंज है। उसमें साइन के लिए डोमेन x बिलोंग्स टू r, कॉस के लिए रेंज, साइन के लिए रेंज -1 to 1, और कॉस के लिए सेम। अब tan और cot में क्या हो गया, उनकी रेंज सेम है लेकिन डोमेन में डिफरेंस है। cot के लिए n पाई x एक्सिस नहीं चलता, यानी एंगल की टर्मिनल आर्म x एक्सिस पर, और tan के लिए y एक्सिस नहीं चलता। अब y एक्सिस हमेशा 2n माइनस 1 पाई बाय 2 से रिप्रेजेंट होता है, और x एक्सिस हमेशा n पाई से रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखो। x इज इक्वल टू n पाई, यानी n पाई यानी एंगल हुज मेजर इज मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। तो वो किसके लिए नहीं चलता, cot के लिए नहीं चलता, ठीक है। इसलिए r माइनस n पाई इज फॉर cot एंड r माइनस 2n माइनस 1 पाई बाय 2, ठीक है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 दैट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर tan x। तो ये डोमेन और रेंज हो गया। अब ग्राफ की तरफ जाते हैं। इसके ग्राफ में x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं होता, तो इसलिए इसकी वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री के लिए वैल्यू इसकी √3 आती है, यानी ये पाई बाय 6 1.732 आएगा। फिर 45 डिग्री या पाई बाय 4, इसके लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 45 डिग्री 1 आएगा, या पाई बाय 4 1, और x की वैल्यू -30 डिग्री अगर है तो ये -√3 आएगा, ये माइनस पाई बाय 4 है तो -1 आएगा। 90 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, और -90 डिग्री के लिए भी ये 0 होता है, -π/2 कॉमन 0। -π/4 के लिए -1, और -π/6 यानी 30 डिग्री के लिए -1.732। अब ये पॉइंट जब हम प्लॉट करेंगे, π/2 के लिए इसकी वैल्यू 0 है, और 30 डिग्री के लिए ये 1.732 है 30 डिग्री के लिए, लेकिन 45 डिग्री के लिए ये 1 है, -45 के लिए 1 है, लेकिन -30 डिग्री के लिए -30 डिग्री के लिए इधर आएगा, -30 डिग्री के लिए वो क्या है, -1 है, और -30 डिग्री के लिए -1.732, -45 डिग्री के लिए 1। तो इसकी वैल्यू जो है
यहां पे 0 से लेके 90 तक जाते समय ये वैल्यूज डिक्रीज हो रहे, यानी ये इंफिनिटी की तरफ है, ये डिक्रीज होते जा रहे वैल्यूज। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाता है तो इसकी वैल्यूज निगेटिव है, 180 डिग्री के लिए परत वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, यानी ये यहां पर भी ये वैल्यूज इधर इंक्रीजिंग होंगे और ये हमेशा डिक्रीजिंग पोजीशन दिखाता है फंक्शन cot x। tan x में ये ग्राफ ऐसा देखा था हमने, यहां पे ये ऐसा हो रहा है, यानी ये यहां से जाएगा तो इधर ऐसा आएगा, ये 3π/2 के लिए इधर ऐसा जाएगा नीचे और इधर ऊपर ऐसा नहीं, यानी दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन cot x, ये cot x का ग्राफ है। ठीक है, इसको आप टेक्स्ट बुक में भी एक बार अच्छे से देख लेना, और यहां भी वैल्यू से हमें ये समझ लेना है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसमें पीरियड भी हर पाई पीरियड के बाद ये फिर से वही वैल्यूज आते हैं, तो इसका पीरियड भी होता है आई का पीरियड। ठीक है, तो याद करो cot x के लिए डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट एनी n pi एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। रेंज के बारे में cot की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और इसका डोमेन पाई है, यानी पीरियड पाई है, यानी पाई पीरियड के बाद इसके वैल्यूज फिर से रिपीट होने वाले हैं। ग्राफ का स्ट्रक्चर हमेशा डिक्रीजिंग पोजीशन में। ओके, तो इसके आगे सेक और कोसेक के। इसके बाद फिफ्थ नंबर सेक एक्स। सेक एक्स, फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। कोई भी एंगल थीटा कहीं पर भी लो, आप यहां पर भी ले सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो इसकी एक पॉइंट टर्मिनल आर्म का पॉइंट x, y जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है r, तो हम इस एंगल थीटा के लिए जब सेक थीटा लिखते हैं तो वो है r/x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू द कंडीशन ऑफ tan, क्योंकि tan थीटा में हमने y/x लिखा था, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे sec थीटा r/x है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी x जहां पर 0 होगा वहां tan और sec एग्जिस्ट नहीं होगी। फिर tan के लिए क्या देखा था, x 0 कहां आता है, जब दिस एंगल थीटा की टर्मिनल आर्म y एक्सिस पर आती है। y एक्सिस पर टर्मिनल आर्म यानी 90 डिग्री के लिए, -90 डिग्री के लिए, 270 डिग्री के लिए, -270 डिग्री के लिए, ये जो एंगल है वो एग्जिस्ट नहीं होता, यानी ये रेशियो जो है sec थीटा वो एग्जिस्ट नहीं होता। यानी इसके डोमेन के बारे में लिखेंगे तो द डोमेन ऑफ sec x and tan x is very much same, that is domain is x belongs to r minus 2n minus 1 pi/2, where n belongs to r। किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए ये 2n minus 1 pi/2 यानी और pi/2, और pi/2 यानी और मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजर और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है वो एंगल सेक के डोमेन में नहीं आता और tan के डोमेन में भी नहीं आता। तो डोमेन ऑफ सेक एंड tan इज सेम, लेकिन रेंज के बारे में अगर हम सोचते हैं तो रिलेशन हमें r और x का निकालना पड़ता है। जैसे हमने tan थीटा के रेंज में x और y के वैल्यूज के बारे में देखा, और वहां पे हमें पता है कि x और y के वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, वैसे यहां पे नहीं है, वहां r के लिए रिस्ट्रिक्शन है। r के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, r ये कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, r कभी 0 नहीं होता, इसलिए 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, यानी sec की वैल्यू 0 कभी नहीं होती, sec की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। अपॉन में 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन r की वैल्यू कभी 0 नहीं आती, इसलिए sec थीटा की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी। समझ में आता है आपको? अब r और x के बारे में अगर हम सोचते हैं तो r और x क्या है, ये r है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम इसके मॉड्यूलस यानी पॉजिटिव वैल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में सोचते हैं
तो r इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, यानी ये r बाय x है तो r अपॉन मॉड x ये जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी इसको अगर हम ये मॉड निकाल के देखते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे कि -1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ r by x is always greater than or equal to 1 or r by x is always less than or equal to -1। mod x की वैल्यू ग्रेटर होने के लिए r अपॉन mod x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने के लिए इसको हमेशा 1 से ज्यादा होना पड़ेगा या -1 से कम, यानी इसका रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो sec थीटा की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में कभी नहीं आ सकती। 0 पॉइंट समथिंग या 0 ऐसी वैल्यू sec की कभी नहीं होगी, इसलिए हम इसके रेंज में क्या लिखते हैं, y इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू -1 और y इज नथिंग बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी sec थीटा जो है sec x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और sec x is greater than or equal to 1, यानी इसको अगर हम सेट नोटिफिकेशन में देखें तो sec x जो है it has any real value except the open interval -1 to 1, except open interval -1 to 1. This is said to be range for the function sec x। -1 और 1 की जो इंटरवल है यानी -1 से ज्यादा और 1 से कम जितने भी वैल्यूज है 0,0, हाँ sec x की वैल्यू -1 हो सकती है, sec x की वैल्यू +1 भी हो सकती है, लेकिन sec x की वैल्यू कभी 0 पॉइंट समथिंग या 0 नहीं हो सकती, उसको एक तो 1 से आगे जाना पड़ेगा या -1 से छोटा होना पड़ेगा, यानी -2 -3 -4 अप टू ∞, और 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, दीज आर द वैल्यूज ऑफ sec x। अब इसके ग्राफ के बारे में, sec 0 की वैल्यू होती है sec ऑफ 0 ये हमेशा 1 होता है, यानी 0,1 आपका पहला पॉइंट होगा। sec की वैल्यू हम अगर 45 डिग्री के लिए देखते हैं यानी π/4 के लिए देखते हैं तो π/4 के लिए इसकी वैल्यू होती है √2 यानी 1.414। 60 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू हमेशा 2 होती है, तो π/3 के लिए हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 2 है। π/2 के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, यानी 90 डिग्री के लिए एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन जब नेगेटिव एंगल देखेंगे -45 डिग्री तो sec ऑफ -θ sec थीटा होता है, इसकी भी वैल्यू √2 होती है, यानी ये -π/4 के लिए वैल्यू फिर से आ गई 1.41, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हमें पता है sec जो होता है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। -60 डिग्री यानी -π/3 के लिए अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू फिर से 2 आएगी, तो -π/3, 2। लेकिन हम आगे जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, जैसे -2π/3 के लिए 120 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू -2 होगी। अब ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो मैंने सिखाया था आपको कि वैल्यूज कैसे निकाले उस पे से, तो ये अभी याद रखो कि 120 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू -2 होती है। तो इसका ग्राफ अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहे तो 1 मिनट, हाँ देखो 0,1 यानी आपका पॉइंट होगा यहां पर 0,1 y एक्सिस पर, उसके बाद 45 डिग्री के लिए √2 यानी 1.41 यानी यहां पे आएगा, फिर 60 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 2 यानी 60 डिग्री के लिए यहां पे 2 होगा, इसके पीछे आते हैं तो इसकी वैल्यूज यहां पर आई, और 60 डिग्री के लिए फिर से ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है। आगे जब जाते हैं तो sec पाई के लिए 180 डिग्री के लिए sec की वैल्यू -1 होती है। अब 180 डिग्री के पीछे होता है सेकंड क्वाड्रेंट, आगे होता है थर्ड क्वाड्रेंट,
सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में भी सेक के वैल्यूज निगेटिव होते हैं, तो इसका जो ग्राफ है तो वो ऐसी पोजीशन देता है। उसके आगे के पाई इंटरवल में 2 पाई पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू फिर से 1 आती है, तो यहां पे इसके पीछे के क्वाड्रेंट में ये इधर जाएगा और आगे के क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। इसके पीछे जब जाते हैं तो माइनस पाई के लिए इसकी वैल्यू फिर से -1 होगी, तो इधर ये डिक्रीजिंग, इधर भी ये डिक्रीजिंग। इसके पीछे यहां पे आते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आगे आएगा ऐसा और इधर आएगा ऐसा। तो ये ग्राफ को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन sec x का ग्राफ हमेशा ऐसे पोजीशन देता है जो। लेकिन हम जब इसके पीरियड के बारे में सोचते हैं तो इसका पीरियड देखो क्या है, -π/2 से लेके 3π/2 यानी 1 2 3 4 π/2 के 4 इंटरवल, यानी टोटल इंटरवल हो गई 2 पाई की। इसमें ये वैल्यूज 2 इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यूज देगा और 2 इंटरवल में निगेटिव, यानी यहां पे इनके वैल्यूज कंप्लीट होते हैं, उसके आगे उसके वैल्यूज सेम आना चालू हो जाएंगे। तो इसका पीरियड लिखा जाता है 2 पाई का। इसका भी पीरियड कितना है, 2 पाई का। हमने देखा कि साइन और कॉस ये दो फंक्शन का पीरियड 2 पाई का है, टैन और कॉट का पीरियड पाई का है, सेक का पीरियड फिर से 2 पाई हो गया। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, ये वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए और इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है मैथ्स के, वो भी एक बार पढ़ लीजिए टोटल। और ये लास्ट फंक्शन है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स के बारे में जब डेफिनेशन के बारे में देखेंगे तो कोसेक थीटा की डेफिनेशन होती है r/y where y is not equal to 0, यानी ये फिर से कॉट के जैसे आया। कॉट में आया था x/y, यानी जहां y 0 है वहां कोसेक भी एग्जिस्ट नहीं होता, कॉट भी एग्जिस्ट नहीं होता और y 0 होता है x एक्सिस पर, यानी जिस एंगल की टर्मिनल आर्म x एक्सिस पर आएगी उन एंगल्स के लिए, उन थीटा के लिए कोसेक और कॉट एग्जिस्ट नहीं होता। तो डोमेन ऑफ कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा आर सेम, दैट इज x बिलोंग्स टू r minus n pi, where n belongs to I. X belongs to r minus n pi, where n belongs to I. ठीक है, ये हो गया डोमेन फॉर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डोमेन। रेंज के बारे में देखा जाए तो जैसे r और x में रिलेशन था वैसे ही r और y में रिलेशन है, यानी r की जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ y, इसलिए r अपॉन मॉड y ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो इस पे से हमें दो रिलेशन मिलेंगे कि r/y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और r/y इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से कम या 1 से ज्यादा होगी, यानी रेंज ऑफ सेक एंड कोसेक आर सेम। यहां लिखेंगे y इज लेस देन और इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कोसेक x जो है, कोसेक x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और कोसेक x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी इसी को हम अगर सेट नोटिफिकेशन में लिखते हैं तो कोसेक x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच में ये कोसेक की भी वैल्यू कभी नहीं आती जैसे सेक की है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ अगर देखेंगे तो कोसेक के लिए 0 की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती, इसकी 30 डिग्री यानी π/6 के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है, π/6, 2, क्योंकि हमें पता है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कोसेक 30 2 होता है। 45 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू √2 होती है, तो π/4 के लिए √2 यानी 1.41। -30 डिग्री यानी π/6 के लिए इसकी वैल्यू -2 होगी, -π/4 के लिए इसकी वैल्यू -√2 होगी,
पाई बाय 2 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 की वैल्यू भी 1, और एक एंगल में जैसे 5 पाई बाय 6 यानी 150 डिग्री के लिए बताऊंगा कि इसकी वैल्यू 2 होती है। तो ये पॉइंट्स मिलते हैं हमें माइनस पाई बाय 6, माइनस 2, माइनस पाई बाय 4, माइनस 2, माइनस 1.41, पाई बाय 2 के लिए यानी 90 डिग्री के लिए ये होता है 1, और 5 पाई बाय 6 के लिए ये होता है 2। तो ग्राफ जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका, पाई बाय 2 के लिए इसकी वैल्यू 1 आई थी, यानी पाई बाय 2 के लिए इसकी वैल्यू 1, पाई बाय 6 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 2 आई थी, यानी इसकी वैल्यू 2 आएगी यहां पे 30 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 1.41, यानी यहां पर कहीं तो भी 1.41 आएगी 45 डिग्री के लिए। इसके आगे जाता है पाई बाय 6 150 डिग्री के लिए, तो 150 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू फिर से 2 आएगी। तो इसका जो ग्राफ है ये ऐसा बन गया, यहां टच नहीं करेगा वो, ये वाला इसका ग्राफ होगा। इसके पीछे के क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाय 2 के लिए इसकी वैल्यू -1 होगी, यानी यहां पर, तो ये ग्राफ ऐसा रिप्रेजेंट होगा। इसके आगे के क्वाड्रेंट में जाते हैं 3 पाई बाय 2 के लिए इसकी वैल्यू फिर से -1 आएगी, तो ये ग्राफ ऐसा है। एक पाई पीरियड में ये ऊपर की तरफ रहेगा और दूसरे पाई पीरियड के लिए ये नेगेटिव रहेगा, यानी दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का ये ग्राफ है। अब सेक एक्स का ग्राफ यहां पे आया था ऐसा, इसी में मैं सेक का ग्राफ निकाल के दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। जो हमने सेक का ग्राफ निकाला था, सेक का तो यहां से निकाला था ऐसे, ये इधर और इधर। इसके आगे हमने पाई बाय 2 के लिए, ये पाई के लिए यहां पर ये ग्राफ ऐसा आया था। इसमें से एक थोड़ा सा अंदाजा लीजिए आप कि क्या हो रहा है। जैसे माइनस पाई के लिए ये ग्राफ ऐसे एक स्टेप पीछे आएगा, ये वाला ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर में आपको ग्राफ दिख रहा है, दैट इज द ग्राफ ऑफ सेक, और रेड कलर में जो दिख रहा है वो कोसेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे डोमेन, रेंज और पीरियड इसके बारे में पूरा कंप्लीट किया है। इसको आप एक बार टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से देख लीजिए। इसका एक टेबल बनाइए और मुझे आप वो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। एक टेबल पूरा बनाइए जिसमें यहाँ पे फंक्शन होगा पहले कॉलम में, फिर उसकी डोमेन, फिर रेंज और उसके आगे पीरियड। ये पूरा लिखिए, एक टेबल अच्छे से बनाना है और वो टेबल मुझे सेंड करना है, पूरा टेबल देख के, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स और उसके बारे में देखते हैं।